हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर प्रथम पंजाब यूनिवर्सिटी। हमारे समक्ष जो बुक आया है पॉलिटिकल थ्योरी वन, यानी देखा जाए तो राजनीतिक सिद्धांत के जो हम यहाँ पर करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके अंतर्गत हमारा अगला चैप्टर जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक प्रणाली पॉलिटिकल सिस्टम। हम राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर एक पहलू को आपके समक्ष रखेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और इसमें जो है हम हर एक बात पे एनालाइज करने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल के साथ। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ पर जो हम कर रहे हैं आगे राजनीतिक प्रणाली के कार्य। राजनीतिक प्रणाली के कार्य जो हमारा अगला टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक प्रणाली क्या कार्य है। द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, यानी एलिमेंट के अनुसार राजनीतिक प्रणाली की कार्य। अब देखिए यहाँ पर एलिमेंट जो है अपनी विचारधारा को रखता है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। एलिमेंट भी जो थे वो काफ़ी जो है डेविल स्टन से प्रभावित थे, और डेविल स्टन की तरह भी इन्होंने भी उसी सिद्धांत को आगे बढ़ाया और आगे उन्हीं के रिसर्च को काफ़ी थोड़ा सा विस्तार कर दिया। देखा जाए तो प्रसिद्ध विद्वान आलमंड द्वारा राजनीतिक प्रणाली के कार्य के मुख्य रूप में दो भागों में बांटा गया, इनपुट फंक्शन आउटपुट फंक्शन, यानी निवेश कार्य और निकाय कार्य। देखा जाए तो इनपुट फंक्शन में इन्होंने राजनीति पर समाजीकरण तथा भर्ती यानी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड सेटलमेंट को बहुत महत्व दिया। हित स्पष्टीकरण का भी इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण विशेषता दिया, और हित समूहीकरण एंड इंटरेस्ट ऑफ एग्रीगेशन का भी इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण बात बताई। इवन देखा जाए तो राजनीतिक संचार यानी राजनीतिक संचार पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का भी इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। कहते हैं निकाय कार्य यानी आउटपुट फंक्शन। निकाय कार्य 3 प्रकार का इन्होंने बनाया, नियम निर्माण कार्य, रूल मेकिंग फंक्शन, नियम लागू करने का कार्य, रूल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फंक्शन, नियमों के अनुसार निर्णय देने का कार्य, द रूल ऑफ एजुकेशन ऑफ फंक्शन। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण इन्होंने कार्य प्रणाली की तरफ जो है इशारा किया है, और इसको इन्होंने डायग्रामेटिक भी शो किया है। तो देखते हैं डायग्रामेटिक्स में इन्होंने किन बातों की तरफ जो है इशारा किया है। क्या इनका मॉडल जो है डेविल स्टन से भिन्न है, कि डेविल स्टन किससे प्रभावित है? जब इसके मॉडल आप देखोगे तो आपको भली भांति समझ में आ जाएगा कि इनका जो मॉडल किस प्रकार का है। यहाँ पर जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये आलमंड का राजनीतिक प्रणाली के कार्य का मॉडल है, यानी एलमंड्स एज अ मॉडल ऑफ फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। आप देख सकते हो कि ये मॉडल जो है काफ़ी हद तक डेविल स्टन के जैसा ही है। डेविल स्टन ने कुछ कम बातों की तरफ बात बताई, लेकिन इन्होंने हर एक बात को इन्होंने जगरेशन किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्होंने फीडबैक दी। तो देखा जाए तो आलमंड का राजनीतिक प्रणाली कार्य का मॉडल काफ़ी महत्वपूर्ण है। इवन देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आउटपुट के अंतर्गत नियम बनाने का कार्य, नियम लागू करने का कार्य, नियम का अनुसार जो है निर्णय देने का कार्य, यानी देखा जाता रूल ऑफ मेकिंग ऑफ फंक्शन,
रूल एप्लीकेशन फंक्शन और रूल्स एग्जीक्यूशन फंक्शन, जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। और इसकी फीडबैक क्या मिलती है इनपुट में? राजनीति समाजीकरण की ओर भर्ती, हित स्पष्टीकरण, हित समूहीकरण और राजनीति संचार। यानी देखा जाए तो यहाँ पर डेविस से काफ़ी जो एलिमेंट है वो काफ़ी अधिक विकसित थी। यानी देखा जाए तो डेविस ने भी काफ़ी अच्छी बात बताई, लेकिन यहाँ पर एलिमेंट ने उसको विस्तारपूर्वक समझाने की कोशिश किया है, जो कि यहाँ पर चित्रों में भी आप देख सकती हो। यहाँ पर इनकी फीडबैक पहले 3 प्रक्रिया को इन्होंने जो है राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत रखा और इसको 4 जो है बदल दिया। यानी आउटपुट इनके 4 थे और आउटपुट 3 थे और इनपुट जो है इनके 4 में कन्वर्ट हुए। तो बात सही है, जैसा हम आउटपुट करेंगे वैसा इनपुट मिलेगा, जैसा इनपुट होगा वैसा आउटपुट हो गया। यानी एक दूसरे पर ये इंटरडिपेंडेंट है। अगर एक चीज़ को ख़त्म करते तो दूसरा ऑटोमेटिक यहाँ ख़त्म हो जाता है। अगर हम आगे इनको विस्तार पर चर्चा करेंगे तो और भी महत्वपूर्ण रहेगा। तो सब प्रथम हमारे समक्ष आता है निवेश कार्य, यानी निवेश कार्य इनपुट फंक्शन। निवेश कार्य राजनीतिक प्रणाली की गैर सरकारी ढांचे जैसे राजनीतिक दलें, दबाव समूह, समाचार पत्र और पत्रिकाएं आदि द्वारा किए जाने वाले, जिन्हें हम निम्नलिखित 4 किस्मों में बांट सकते हैं। हम इसके विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके 4 किस्म कौन कौन से हैं। यानी देखा जाए तो निवेश कार्य के अंतर्गत पहला जो पॉइंट आता है राजनीतिक समाजीकरण की भर्ती। काफ़ी महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक समाजीकरण की भर्ती के अंतर्गत राजनीतिक समाजीकरण ये वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक प्रणाली के प्रति लोगों के मूल्य और विश्वास का निर्माण किया जाता है और उनके राज्य के राजनीतिक सभ्याचार में भी शामिल किया जाता है। यानी उनके राज्य के राजनीतिक सभ्याचार में शामिल किया जाता है। एलमेंट फावेस के अनुसार राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है या वह विधि है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृति कायम रखा जाता है या बदला जाता है। यानी देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात की तरफ यहाँ एलिमेंट ने इसमें विचारधारा रखा है कि राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है या विधि है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृति को कायम रखा जा सकता है या बदला जा सकता है। राजनीतिक समाजीकरण की एक निरंतर प्रक्रिया है जो लगातार चलती ही रहती है, ये कभी स्थिर नहीं रहती, चलती ही रहती है। स्थिति में बदलने के साथ राजनीतिक संस्कृति बदलती ही रहती है। जैसे स्थिति बदलता है राजनीतिक संस्कृति बदलती रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। राजनीतिक दल, दबाव गुट और समाचार पत्र अन्य ऐसी संगठन निरंतर लोगों को अपने कार्यक्रम व सरकार की प्राप्तियों और कमजोरियों को आदि से परिचित कराते रहती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक समाजीकरण होता ही रहता है। लेकिन देखा जाए तो आज दबाव गुट, समाचार पत्र और राजनीतिक दल कहते हैं इनका जो है नकारात्मक पहलू देखने को मिलता है। आज जितने भी समाचार पत्र होते हैं, न्यूज़ चैनल होते हैं, वो एक ही नेताओं के गुणगान गा रहे होते हैं और दूसरे नेताओं का हमेशा खामियां ही निकालते रहती हैं। तो देखने से ये लगता है कि ये लोग किसी एक पक्ष की बात कर रहे हैं, जग हित की बात नहीं कर रहे हैं, किसी एक हित की बात कर रहे हैं। तो आज इनका भी देखा जाए तो एक तरफा विचारधारा होती है, लेकिन मेरा विश्वास है कि ये एक कहते हैं जनता की आवाज़ होती है और इनमें जो है हर बातों को जो है सुचारू रूप से सत्य पर आधारित होना चाहिए, न कि एक पक्ष पे बात होना चाहिए। राजनीतिक समाजीकरण की गति सरकार की किस्म पर निर्भर करती है कि सरकार किस प्रकार की है। लोकतंत्र सरकार में यह गति तेजी होती है, क्योंकि लोकतंत्र सरकार में सब कुछ जो है प्रावधान के अनुसार होता है, इसलिए वो तेज़ी से कार्य करती हैं। क्योंकि लोकतंत्र सरकार में लोगों को विचारों को भी अभिव्यक्त और राजनीतिक संगठन आदि बनाने की पूरी स्वतंत्रता होती ही होती है। और इसके विपरीत तानाशाही या सत्तावादी सरकारों में राजनीतिक समाजीकरण की गति बहुत धीमी होती है। इसमें कोई जो हमें तेजीपन देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि तानाशाही सरकार में लोगों को राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती है। क्योंकि तानाशाही सरकार में लोगों को राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि जहाँ तानाशाह है वहाँ राजनीतिक समाजीकरण नहीं होता, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ गलत हो जाएगा कि तानाशाह है वहाँ पर भी राजनीतिक समीकरण पाया ही जाता है। और राजनीतिक समाजीकरण की सर्वव्यापी कहीं इसकी गति धीमी होती है और कहीं इसकी गति जो है तेज हो जाती है।
राजनीति समाजीकरण के साथ साथ हर जो है राजनीतिक प्रणाली में भर्ती का काम भी करती है, यानी यह राजनीतिक प्रणाली में भर्ती का काम भी करती है। और भर्ती का अर्थ विभिन्न पदों या कार्यों की पूर्ति के लिए अलग अलग भूमिकाएं को भी भरना होता है। अब सभी लोगों की अपनी भूमिका होती है, अपनी रोल होती है, वो अलग अलग कार्य करते हैं और उसी प्रकार उनकी भूमिका भी होती है। कई व्यक्ति त्याग पत्र दे देते हैं, कई सेवा मुक्त हो जाते हैं, कोई मर जाते हैं, कोई हटा दिए जाते हैं या बदल दिए जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पद खाली हो जाती है और उनको स्थान पर नए व्यक्ति की भर्ती होना स्वाभाविक रहती है। और यह प्रक्रिया लगातार चलती ही रहती है और यही गतिमान करती है। एल्मन और पावेस ने इस बात को साफ शब्दों में कहा था कि राजनीतिक भर्ती का अर्थ यह कार्य है जिसके द्वारा राजनीतिक प्रणाली की भूमिकाओं की पूर्ति की जाती है। एंड वी यूज द पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट टू बी रेफर टू द फंक्शन बाय द मीन्स ऑफ विच देयर रोल ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम एंड फील्ड। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ बताई है कि राजनीतिक भर्ती का अर्थ वह कार्य है जिसके द्वारा राजनीतिक प्रणाली की भूमिकाओं की पूर्ति की जाती है। समय समय पर इसकी भूमिका को जो है पूर्ति करना स्वाभाविक हो जाता है और जिसके अंतर्गत राजनीतिक भर्ती रुचि जो होती है, इंटरेस्ट होती है, कैपेबिलिटी होती है, योग्यता होती है, विचारधारा होता है यानी आइडियोलॉजी होती है, लोकप्रियता होती है, पॉपुलैरिटी होती है, करिश्माई व्यक्तित्व होता है, इवन इन्फ्लुएंस होता है। इन प्रभाव जाति, धर्म, पैतृक शक्ति आदि का धारण भी की जा सकती है। यानी देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ कि यहाँ पर योग्यता, विचारधारा, लोकप्रियता, करिश्माई व्यक्तित्व, प्रभाव जाति, धर्म, पैतृक और जो है शक्ति आदि के आधार पर की जाती है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर दूसरी पॉइंट पे हम अगर बात करें तो यहाँ देखा जाए तो हित स्पष्टीकरण, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। हर राजनीतिक प्रणाली में रहने वाले लोगों कुछ मांगे, कुछ हित, कुछ उद्देश्य होते ही होते हैं और उन्हें निर्माण शक्ति या डिस्कशन मेकिंग पावर अर्थात सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को हित स्पष्टीकरण आर्टिकुलेशन भी कहा जाता है। राजनीतिक प्रणाली का यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि सरकार द्वारा निर्मित निर्माण कार्य इन मांगों या हितों आदि की जो है दृष्टिगत ही किया जाना होता है, नहीं तो हितों की ठीक पूर्ति नहीं हो पाएगी। हित स्पष्टीकरण की प्रक्रिया दबाना नहीं चाहिए बल्कि इसके लिए अधिकाधिक अवसर प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। यदि लोगों के पास हित स्पष्टीकरण के लिए संवैधानिक ढंग नहीं होंगे तो वो क्रांतिकारी साधन अपनाएंगे। अगर कोई बात साधारण रूप से नहीं मानी जाती है तो हम इसको रिवोल्यूशनरी कार्य करते हैं और क्रांतिकारी होना स्वाभाविक रहता है। और ये कब खतरनाक भी सिद्ध हो सकता है, ये खतरनाक भी सिद्ध हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस तरह हर लंबे समय के लिए हित स्पष्टीकरण के दावा कर रख नहीं सकते हम। तनाशाह में भी स्पष्टीकरण को दबाया कर रखा जा सकता है। तनाशाह जब होता है तो वहाँ स्पष्टीकरण को हम दबा देते हैं और यही कारण है कि तनाशाह क्रांति की अधिक संभावना रहती है। जहाँ तनाशाह होता है वहाँ पर क्रांति की संभावना बनी रहती है और क्रांति तो होती ही रहती है, ये आम बात है। अगर अगले हम बात पर तरफ नज़र करें तो कहते हैं हित स्पष्टीकरण के साधन, मीन ऑफ इंटरेस्ट आर्टिकुलेशंस यानी लिखित निवेदनों राजनीतिक सभाओं और समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और रोष सभाओं यानी प्रोटेस्ट मीटिंग, हड़ताल आदि साधनों द्वारा हितों का स्पष्टीकरण किया जा सकता है। और कई बार हित स्पष्टीकरण के लिए हिंसक साधन जैसे कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, आग लगाना, हिंसक प्रदर्शन करना, राजनीतिक नेताओं की हत्या आदि का भी उपयोग किया जाता है, जो कि कभी भी देश कल्याण की बात नहीं आती है। ये सिर्फ अपने विचार को रखने का ये बहुत ही गलत साधन है, जो इंसानों में ऐसा होना नहीं चाहिए। अपनी स्पष्टीकरण करना है तो आप हिंसात्मक विचारधाराओं को लेकर ना चलें, सदैव ही अच्छी बातों का अनुसरण करें। कहते हैं अच्छी बातें करके भी हम जो है दुनिया को जीत सकते हैं, बुरे बात करके हम दुनिया को जीत नहीं सकते हैं। सदैव दुनिया के समक्ष अपने आप को हम बहुत ही जो है छोटा महसूस करेंगे। इसलिए सदैव अच्छे बातों का अनुसरण करना ही एक जग कल्याण की बात के अंदर निहित होती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है हित समूहीकरण यानी इंटरेस्ट एग्रीगेशन, काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर। कहते हैं विभिन्न संघों या समूहों द्वारा तरह तरह की मांगें रखी जाती है और समय समय पर इसके पूर्ति के लिए विभिन्न नीतियों का निर्माण नहीं किया जाता है। और जब नीति का निर्माण नहीं किया जाएगा तो जनरल सी बात है, इसमें प्रॉब्लम आना स्वाभाविक रहता है। अंततः विभिन्न संगठनों द्वारा रखी गई विभिन्न मांगों को
इकट्ठा करना तथा उनकी पूर्ति के लिए एक साझी नीति तैयार करने की प्रक्रिया को हित समूहीकरण यानी हम एग्रीगेशन कह सकते हैं, यानी इंटरेस्ट एग्रीगेशन कहा जा सकता है कि उनकी पूर्ति के लिए साझी नीतियाँ तैयार करना हित कल्याण की रहती है। इसमें एल्मर और पावेस ने अपने साफ शब्दों में इस बात को रखा है कि मांगों को आम नीतियों में बदलने के कार्य को हित समूहीकरण कहते हैं। इन द फंक्शन ऑफ कन्वर्टिंग डिमांड इनटू द जर्नली पॉलिसी अल्टरनेटिव इज कॉल्ड टू द इंटरेस्ट एग्रीगेशन। यहाँ पर एल्मर एंड पावेस ने काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखी है। कहते हैं राजनीतिक प्रणाली में हित समूहीकरण का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि यदि विभिन्न हितों का समूहीकरण न किया जाए तो ठीक नीति निर्माण नहीं हो सकती है। अगर आप हितों का अगर ध्यान नहीं रखोगे तो नीति निर्माण सही नहीं होगा। और राजनीतिक दल सहित समूहीकरण कार्य में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और वो अपने कार्यक्रम का निर्माण करते समय विभिन्न जातियों, समुदाय, वर्ग आदि के हितों का जो सम्मुख रखकर एक सर्वमान्य कार्यक्रम तैयार करते हैं। और विधानमंडल और कार्यपालिका भी हित समूह का कार्य करते हैं। यानी देखा जाए तो साफ शब्दों में कि विधानमंडल हो या कार्यपालिका हो, हित समूह के कार्य ही करती हैं, क्योंकि ये सदैव ही अपने कार्य में नील रहते हैं और देश कल्याण की बातों के अंतर्गत ही अपना अनुष्ठान करते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे हमारे समक्ष है राजनीतिक संचार यानी पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, काफ़ी महत्वपूर्ण है। राजनीतिक संघ का अर्थ है सूचना प्रदान करना। राजनीतिक जो है संचार का अर्थ यही होता है सूचना प्रदान करना, और सूचना प्रदान करना राजनीति का काम है। राजनीतिक प्रणाली के नीति निर्माण के लिए हित स्पष्टीकरण पर निर्भर करना पड़ता है कि हित स्पष्टीकरण भी होना जरूरी है, और हितों का स्पष्टीकरण ठीक तभी हो सकता है यदि राजनीतिक संचार के साधन उचित व स्वास्थ्य हो, यानी अच्छा हो। राजनीतिक संचार द्वारा राजनीतिक प्रणाली के विभिन्न भागों का आपस में तथा अन्य गैर राजनीतिक प्रणाली के साथ साथ संबंध कायम भी कर रखता है, और इसके परिणाम स्वरूप एक दूसरे की गतिविधियों तथा मांगों आदि का भी हमें पता चलता है। और इस तरह राजनीतिक संचार राजनीतिक प्रणाली के लिए हित नीति निर्माण कार्य में भी काफ़ी सहायक होता है। यदि यह संचार टूट जाए तो खतरनाक सिद्ध भी हो सकता है। सरकार को जनता के हितों की ठीक जानकारी प्राप्त नहीं होगी और परस्पर दूरी बढ़ती जाएगी, जो किसी भी समय क्रांति का रूप धारण कर सकता है। क्रांति तब होती है जब जनता की मांग पूरी नहीं होती है, तब जनता जो है क्रांति कर लेती है। और क्रांति जो होती कई तरीक़ों का होता है। एक क्रांति जो होता है हिंसात्मक भी होती है, तो एक क्रांति जो है शांति का भी होती है। तो ये डिपेंड करता है करने वाले व्यक्ति के अंतर्गत कि वो किस विचारधारा को समर्थन करता है। अगर आगे हम बात करें, राजनीतिक संचार के दो तरफा प्रक्रिया है, यानी पॉलिटिकल कम्युनिकेशन इज टू वे ऑफ प्रोसेस। संचार को दो तरफ से प्रक्रिया है, यानी सरकार यह जानती है कि लोग क्या चाहते हैं और सार्वजनिक हितों की पूर्ति के लिए बनाई गई नीति के लोग को पहुंचाना भी चाहती है। सार्वजनिक संचार का कार्य औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के साधन द्वारा निरंतर होता रहता है। लोग यह भी जानना चाहते हैं कि सरकार उनके लिए क्या करती है, और सरकार यह भी जानना चाहती है कि लोग क्या चाहते हैं। सरकार ये भी जानना चाहती है कि लोग क्या चाहती है, और सरकार ये भी जानना चाहती है कि सरकार क्या करना कहती है। लोग भी जानना चाहते हैं कि सरकार क्या कर रही है। राजनीतिक संचार में रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, पत्रिका, राजनीतिक दल, लोक संपर्क विभाग, संसद में होने वाले विचार विमर्श, राजनीतिक नेता आदि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और ये जनता तक पहुंचने के सबसे आसान और महत्वपूर्ण साधन भी हैं। और आगे देखिए तो कहते हैं राजनीतिक संचार का महत्व इतना अधिक है कि जिन राज्यों में असीमित सरकार हैं वो भी इस कार्य की अपेक्षा नहीं कर सकती हैं। यद्यपि इन राज्यों में संचार के साधन पर जो सरकार का नियंत्रण होता है और होना भी चाहिए, परंतु फिर भी अपनी खुफिया एजेंसियों के द्वारा सरकार आम जनता की भावनाओं का पता लगाती रहती है और अपनी नीतियों को लोगों तक पहुंचाती रहती है। देखा जाए तो यहाँ पर संचार जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है हमारे संचार में जो है राजनीतिक में। और इवन देखे जाए तो हम आज़ादी से पहले भी हम इन्हीं जो है संचार का माध्यम का ही उपयोग करते थे, जो लोगों तक पहुंचाने में काफ़ी महत्वपूर्ण होती थी। और आज सरकार की बातों से और सरकार को लोगों की बातों से दोनों को एक दूसरे से जो है आपस से विचारधाराओं को मिलाने का कार्य जनसंचार ही करता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है।
अगर आगे हम बात करें निकाय कार्य, जो कि दूसरा आउटपुट फंक्शन है, तो आउटपुट फंक्शन बताती है, जिसमें हम 3 पॉइंट के अंतर्गत विचारधारा रखेंगे। निकाय कार्य प्रणाली यही कहती है कि निकाय कार्य सरकार कार्य होती हैं। निवेश यानी इनपुट के आधार पर सरकार द्वारा जो एजेंसियां बनाई जाती हैं और जो निर्णय किए जाते हैं, यह कानून का निर्माण करती है या कानून को लागू किया जाता है, और झगड़े का निपटारण आदि भी किया जाता है, और इन्हें हम राजनीतिक प्रणाली के निकाय कार्य यानी आउटपुट फंक्शन भी कहते हैं। और देखा जाए तो आलमंड के अनुसार इसको इन्होंने 3 निकाय में जो है विभक्त किया है। पहला निकाय तो यही है कि नियम बनाने का कार्य, रूल मेकिंग फंक्शन। मनुष्य के आपसी संबंधों को नियमित करने के लिए नियमों का होना बहुत काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि नियमों के बिना समाज में अराजकता फैल जाएगी। अगर नियम नहीं रहेगा तो समाज में चारों तरफ लोग एक दूसरे को काट मार रहे होंगे, चारों तरफ अराजकता फैलेगी। अंततः राजनीतिक प्रणाली का पहला महत्वपूर्ण निकाय कार्य नियम निर्माण ही होता है। कोई भी राजनीतिक प्रणाली में पहला अगर उसका उद्देश्य है तो रूल मेकिंग का ही है, और यह नियम बनाती है स्थिति एवं ज़रूरत के अनुसार, पुराने नियमों को बदलती है और ज़रूरत पड़ने पर पुराने नियमों के समाप्ति भी करती है, और ये समय समय पर चलता रहता है। देखा जाए तो परंपरागत ट्रेडिशनल दृष्टिकोण के अनुसार नियम निर्माण कार्य को कानून निर्माण यानी लॉ मेकिंग या वैधानिक कार्य यानी लेजिस्लेटिव फंक्शन भी कहा जा सकता था, जो संसद या विधानसभाओं द्वारा किया जाता है। आलमंड ने जो है कानून निर्माण शब्द के स्थान पर नियम निर्माण शब्द का उपयोग किया है। इसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अधिक उचित समझा गया है इसको, क्योंकि कानूनी बनाने का कार्य राजनीतिक प्रणाली कार्य को एक विशेष प्रकार के कार्य तक ही सीमित कर देता है, जबकि नियम निर्माण शब्द का प्रयोग राजनीतिक प्रणाली के कार्य का भी विस्तार करती है। इसलिए यहाँ पर आलमंड जो है नियम निर्माण की बात रखी है। जब तक नियम नहीं बनाए जाएंगे हमारे समाज सिस्टमैटिक और रूल रेगुलेशन से आगे नहीं बढ़ सकता है। देखा जाए तो अगला पॉइंट बताता है कि नियम लागू करने का कार्य। कहते हैं रूल एप्लीकेशन ऑफ फंक्शन, नियम चाहे जितने भी अच्छे क्यों न हो, यदि उन्हें ठीक ढंग से लागू नहीं किया जाएगा तो उनकी उपयोगिता ही समाप्त हो जाएगी। सिर्फ रूल रेगुलेशन बना देने से नहीं होता है, उसको लागू भी करना जरूरी है। और आज हमारे समाज में देखने को मिला है कि रूल रेगुलेशन बन जाती है बट लागू नहीं होता है, सिर्फ दिखावटी लागू होता है। आप पूछिएगा कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। आपको पता है कि हमारे देश में कई राज्य ऐसे हैं जहाँ लिफाफा फ्री का जो है घोषणा किए हुए हैं। हमारे देश में ऐसे कई राज्य हैं जहाँ पर शराब बैन है। तो आपको क्या लगता है कि शराब जो होगा क्या मंत्री लोगों के पार्टी में नहीं झलक रहे होंगे? क्या आपको लगता है कि जिस राज्य में लिफाफे बंद हैं क्या उसमें लिफाफे नहीं यूज़ हो रहे होंगे? सोचिए, विचार खुद करके देखिए कि सिर्फ हम रूल रेगुलेशन बना देने से नहीं होता है, उसके उपयोगिता में लाने भी होते हैं, और सबसे पहले खुद भी अपने ऊपर लागू करना होता है। मंत्री जी तो शराब पे बैन कर दिए, क्या वो उनके पार्टी के लोग से कोई नहीं पीता होगा? इतने सत्यवादी बने हुए हैं, संभव ही नहीं है। लेकिन आम गरीब बंदा अगर कुछ गलती कर जाए तो उनका तो सत्यानाश कर देते हैं। उनको तो कहते हैं क्या करते हैं आप, जिस क्षेत्र में लागू है उस क्षेत्र में जाकर देख लीजिए, वहाँ पर लोगों की हालत बहुत दुर्दशा बेकार कर रखी है। भाई अगर लागू करना है तो हर क्षेत्र में करो ना, अपने ऊपर स्वयं ही लागू करो, फिर जाके दूसरे पर लागू करके देखो। दूसरे पर तो कहते हैं ना रूल बनाना होता है, कहीं भी हम बना के लागू कर सकते हैं, हम तो भाई बड़े हैं ना, हम जैसे मर्जी कर सकते हैं। लेकिन खुद भी तो लागू करके देखो खुद के ऊपर। लिफाफा देखिए कई क्षेत्रों में बैन है, लेकिन मैं बता दूं आपको, विश्वास दिलाता हूं कि उस क्षेत्र में जितना लिफाफे यूज़ हो रहे होंगे ना, दूसरा क्षेत्र में नहीं हो रहा होगा। लेकिन जब बैन की गई थी, एक गरीब बंदा के पास एक भी लिफाफा मिल जाता ना, पुलिस वाले आके उसके जो है 500 1000 के जो है पत्ते काट देते थे। लेकिन अब क्यों नहीं काट रहे हैं? जबकि अगर पढ़िएगा कहीं तो लिखा होता है कि इस क्षेत्र में जो है लिफाफे बैन है। अरे बैन करना है तो पहले इंडस्ट्री को बैन करो ना, ऑटोमेटिक बैन हो जाएगा ये चीज़ें। लेकिन जहाँ पर बैन करने की ज़रूरत है उनको तो आप करते नहीं हो, सिर्फ आम जनता में लागू कर देता है। किस बात के लिए? मेन सोर्स को तो बंद करो। सोर्स जब बंद होगा ऑटोमेटिक जनता भी छोड़ देगी। जनता तो ऐसा है, हम जैसा मर्जी चाहें वैसा घुमा सकते हैं, क्योंकि जो अच्छी बात होती है जनता बहुत अच्छी से ग्रहण करती है और जानती भी है जनता। जब सरकार के अपने लोग ने नोटबंदी को नकार रहा था
तो उस समय आम जनता उसको संवार रहा था। जब मंत्री लोग जाके जो है लोकसभा राज्यसभा में काली पट्टी बांध के बैठे हुए थे, आम जनता धूप में लग के अपने पैसे को बदल रही थी। तो जनता तो हर चीज़ के लिए सरकार के समक्ष आगे रहती है, लेकिन आगे कौन नहीं रहता? उनके अपने लोग ही नहीं रहते, पार्टी के लोग ही नहीं रहते। क्योंकि जनता तो जानती है कि सरकार बनती है तो सरकार रूल रेगुलेशन बनाती है जनता के हित के लिए, लेकिन शायद ये बड़े बड़े नेता लोग नहीं समझ पाते हैं आज तक इस बात को कि पहले अपने आप पर लागू कीजिए, फिर दूसरों को बोलिए, फिर जनता को कहिए। कहते हैं समझते नहीं, विचार नहीं करते हैं, कहते हैं हमें लागू थोड़ी करना है, हमें अपने ऊपर थोड़ी लेना है, हम तो जनता को जैसे मर्जी थोप देंगे। लेकिन आपने किसान बिल भी देख लिया होगा कि जनता जब नकारती है तो नकार ही देती है उन चीज़ों को। और ये जो है किसान बिल में देखने को हमें मिल ही गया कि सरकार के जिद के जगह जो है इस किसानों की हड़तालों ने और किसानों के जिद ने भी सरकार को झुका दिया। तो वही बात कहते हैं कि रूल रेगुलेशन ऐसे बनाइए, ऐसे जनता में लाइए जो जनता उसको स्वीकार कर सके, उस पर चल सके। रूल रेगुलेशन में चलना आपका काम नहीं होता है, मंत्री लोग कभी नहीं करते हैं। आप ट्रैफिक पुलिस के ही देख लीजिए, जब मंत्री जी के गाड़ी के साइलेंट बजती है सारी जगह लाइन खाली रहता है, क्लियर हो जाता है, क्लियर कट। लेकिन आम जनता का थोड़ा सा भी गलती क्यों ना हो जाए और जब वो रोड पे खड़े रहेंगे फटाक से पत्ता काट देंगे। अरे क्या भाई कर रहे हो? मंत्री जी के कभी काट के दिखो ना। जब मंत्री जी के 1 रुपया भी कटा जाएगा ना, फटाक से न्यूज़ पे आ जाएगा मंत्री जी ने अपना दलिया दिली का जो है यहाँ पर परिचय दिया, उन्होंने जो है ट्रैफिक पुलिस से अपनी पर्ची कटवा ली। अरे भाई क्या करवा लिया आपने? आप गलती करोगे तो आपको करना ही पड़ेगा। तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ देने की क्या ज़रूरत है? तभी कहता हूँ ना, न्यूज़ वाले भी इन्हीं के ही हैं, आम जनता कुछ भी नहीं है। आम जनता तो बेचारी मरते हैं, जीते हैं और पिसते हैं आपस में। अब आप देख ली, एक और बात मैं बताता हूँ आपको। जब मंत्री जी का आगमन होगा ना तो रोड में थोड़ा सा भी गड्ढा होगा उनको फटाक से भर देंगे। लेकिन जब मंत्री जी का आगमन नहीं होगा, जब रोड बुरा से बुरा हालत में होगा, उनके तरफ वो देखेंगे भी नहीं। और जब मंत्री जी आएगा हर रोडों को चिकना कर देंगे, कहीं मंत्री को कंकड़ पत्थर ना उनके गाड़ी में चुभ जाए। अरे क्या कर रहे हो यार? राजनीति कर रहे हो कि आम जनता को सता रहे हो? तभी तो भारत की स्थिति बदलता नहीं है। कहते हैं दोस्तों, रूल रेगुलेशन नियम लागू कार्य तभी चलते हैं जब इसको सुचारू रूप से जो है हमेशा कार्यरत किया जाए। एक दिन लागू कर देने से नहीं होता है और मंत्री जी के आगमन पर कर देने से नहीं होता है, इसको हमेशा करते रहना चाहिए जिससे आम जनता को भी फायदा हो। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि भारत में चले जाइए हर एक क्षेत्र में 3-3 साल से जो है एक पुल बना हुआ होगा, लेकिन वहाँ रास्ता का नामो निशान तक भी नहीं होगा। अरे क्या है फिर ये राजनीति? क्या करके दिखाना चाहते हो? अगर इसी पर मैं प्रश्न उठा दूं तो आपका मुंह तो डायरेक्ट बंद हो जाएगा ना। अपनी दूसरे गलती तो कहते हो कि भाई मोबाइल में बना कर दिखाओ, और जब आपकी गलती बना कर बता दूं तो कैसा लगेगा? पूरे जनता के सामने आप अपमानित हो जाओगे। आप समझ सकते हो कि 3-3 साल से कुछ बना हो और उस पर रास्ता का कोई निशान न हो, जनता कितनी परेशान हो सकती है। कभी मंत्री लोगों ने सोचा ही बात? मंत्री जी को सब पता होता है, सिर्फ वो जब लोगों का जब क्रांतिकारी बनते हैं, जब वो गलत काम उठाने लगते, गलत कदम उठाते हैं तो मंत्री जी जाग उठते हैं और फटाक से निर्देश दे देते हैं कि भाई काम कंप्लीट कर दीजिए। अरे भाई क्यों? जो काम आपका है उसमें हमें हड़ताल करने के लिए, क्रांति करने की क्या ज़रूरत है? अरे हड़ताल करने से, क्रांति करने से बुरे लोग भी उसका फ़ायदा उठा जाते हैं और देश को जलाने लग जाते हैं। इससे हमारे देश का संपत्ति चलता है। शायद मंत्री जी को इसमें अच्छा लगता हो, तभी कहते हैं ना कि यहाँ पर देखा जाए तो उपयोगिता समाप्त हो जाती है। इसलिए राजनीतिक प्रणाली नियम का निर्माण ही नहीं करती है, बल्कि उन्हें ठीक रूप से लागू भी करना चाहिए। नियम को लागू करने का कार्य सरकारी कर्मचारी अर्थात नौकरशाही द्वारा किया जाता है, लेकिन परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार नियम लागू करने का कार्य को कर्मचारी कार्य एक्जीक्यूटिव फंक्शन भी कहा जाता है। नियम को लागू करने के लिए राजनीतिक प्रणाली में विशेष ढांचे का होना भी जरूरी है, और ये विशेष ढांचे राजनीतिक प्रणाली को प्रभाव को बनाए रखने में भी सहायता करती है। और अगली पॉइंट की तरफ नज़र करें, आगे जो हमारे समक्ष आया है नियमों के अनुसार निर्णय देने का कार्य, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि रोल ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फंक्शन। नियम भले ही कितने अच्छे और कठोर क्यों न हो, उनका उल्लंघन किए जाने की संभावना बनी ही रहती है हमेशा। यदि उल्लंघन करने वालों को सजा देने का प्रबंधन न किया जाए तो हर व्यक्ति नियम को उल्लंघन करेगा और अपनी इच्छानुसार उसकी व्याख्या भी कर लेगा। अंततः
नियमों को ठीक व्याख्या करने के लिए तथा नियम भंग करने वालों को दंड देने के लिए राजनीतिक प्रणाली का निर्णय का कार्य रूल एडजस्टमेंट फंक्शन किया जाना चाहिए। और एक बात ध्यान देना चाहिए कि नियम को उल्लंघन करने वाले चाहे आम व्यक्ति हो चाहे बड़ा मंत्री हो, दोनों का दंड सामान्य होना चाहिए। तब देखा जाए तो नियम में जो है एकरूपता होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैंने देखा है, कई जगह देखा है कि अगर मान लीजिए आपका कोई रिश्तेदार पुलिस में है या कुछ भी है, अगर आप जो है हेलमेट बिना भी नहीं जा रहे हो, ऐसे ही जा रहे हो, तो पुलिस वाला पकड़ेगा तो बच्चा बोलेगा कि हमारे पापा तो आईएएस है, हमारे तो पापा आईपीएस हैं, तो पुलिस वाले फटक से छोड़ देते हैं। अरे भाई क्या कर रहे हो, इतना रिश्तेदारी निभाना है तो घर पे निभाइए, जाके रोड पे नहीं निभाइए। एक तो दो गलत काम का आप कर रहे हो, एक तो चालान नहीं काट रहे हो, और दूसरा जो छोटा बच्चा चला रहा है गाड़ी उसको प्रोत्साहन दे रहे हो कि आप हेलमेट भी बिना चलाइए। तो बच्चा जो है दोबारा हेलमेट कभी लगाएगा भी नहीं, क्योंकि उसका फादर जो है कोई ना कोई पोस्ट पर जरूर होगा और वो आपको हमेशा यही बात बताता रहेगा। तो ये क्या है, हो गई ना बात, हो जिसकी लाठी उसी की भैंस। जो रूल है सो रूल है, चाहे वो आम जनता के लिए हो चाहे बड़े बड़े लोगों के लिए, सबके लिए सामान्य होना चाहिए। कहते हैं कोई रूल तभी सफल होती है जब हम स्वयं पे लागू करते हैं, और जो व्यक्ति स्वयं पे लागू करके देखता है उसी का रूल जो है सदैव कार्यरत होता है। लेकिन हमारे समाज में ऐसा नहीं है, पता नहीं क्यों, मैं समझ ही नहीं पाया कि ऐसे रूल क्यों बनाते हैं लोग। दंड देने से पूर्व यह देखना पड़ता है कि सचमुच किसी नियम का उल्लंघन की गई है, क्या उल्लंघन जानबूझकर की गई है। अब जानबूझ के की गई है, स्वाभाविक हो गई है, और ये स्वाभाविक बन जाता है। जानबूझ के किए गए उल्लंघन अगर हम इग्नोर करते हैं तो वो व्यक्ति बार बार जो है उल्लंघन करता है। और ये बात मैं जानता हूँ और मैंने देखता भी हूँ, लेकिन क्या कहूँ, कहते हैं ना यहाँ पर राइटरों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी गई है, लेकिन हमारा समाज में कभी लागू नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनका विचार महान था, वो सिर्फ बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, कर सकते हैं। मैं भी बोल सकता हूँ, आपको समझा सकता हूँ, लेकिन मैं लागू कैसे करूँ? मैं तो एक आम व्यक्ति हूँ, आम व्यक्ति कहाँ कर लेगा। इतने बड़े बड़े अफसर लोग होते हैं जो इन्हीं किताबों को पढ़ते हैं। आप भी पढ़ रहे हो, आप बीए में हो, पढ़ रहे हो, आप भी जाके कोई अफसर बनोगे, लेकिन बाद में आप ही इन बातों को उल्लंघन करने लग जाओगे। तो पढ़ाई का क्या मतलब हुआ? पढ़ाई का मतलब तो कुछ भी नहीं हुआ। वही बात है, मैं एक बात जानता हूँ, आपको देखिए आईपीएस आईएएस अफसर सब बनते हैं और सब यही किताब पढ़ के आगे निकलते हैं, लेकिन जब वो पोस्ट पे चले जाते हैं तो चुपचाप बैठ जाते हैं। हमारे समाज में इक्का दुक्का बहुत ही वॉलंटियर लोगों को मैंने देखा है, और जिसका नाम आज तक लोग लेते हैं, इक्का दुक्का ही थे, पूरे नहीं थे। और देखिए हमारे देश में आए दिन आईपीएस आईएएस अफसरों की कितनी भर्ती होती है, फिर भी इक्का दुक्का जो काफ़ी नाम फेमस होगा, आपको भी नाम पता होगा। मैं यहाँ पर क्योंकि चैप्टर समझा रहा हूँ इसलिए मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि सही नहीं रहता है। आगे देखें तो यह तात्पर्य निश्चित करने के लिए उपरांत नियम तोड़ने वाले व्यक्ति को उचित मात्रा में दंड दिया जाता है। इसके अलावा कई बार नियम के अर्थात संबंधित भी झगड़ा पैदा हो जाता है, और ऐसा स्थिति में नियमों के अर्थों को भी स्पष्ट करना होता है कि नियम आखिर किस बात के लिए थी। परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार इसे कार्य को न्यायिक कार्य जुडिशल फंक्शन भी कहा जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यद्यपि नियमों की उल्लंघन करने वाले को अगर दंड का प्रबंधन नियम के अंदर ही किया जाता है, परंतु फिर भी यह निश्चित करना जरूरी होता है कि नियम के उल्लंघन किस सीमा तक हुई है, और यह कार्य न्यायपालिका द्वारा ही किया जाता है। ठीक न्याय प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट तथा निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रबंधन किया जाता है, ताकि लोगों को न्यायपालिका में विश्वास हो सके। तो ये काफ़ी ज़रूरत है। न्यायिक प्रणाली को उपरोक्त निकाय कार्य आउटपुट जो फंक्शन है मैट्रिक्स यानी द्वारा दिए गए परंपरागत शक्ति के विभाजन यानी सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत के दिए गए सरकार कार्य में मिले जुले अंतर केवल शब्दों के हेर फेर ही हुए हैं यहाँ पर। यानी देखा जाए तो यहाँ पर जो बात बताई गई काफ़ी महत्वपूर्ण है और ज़रूरी भी है। अगर आगे हम बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि साधारण कार्य, चल देख लेते हैं साधारण कार्य क्या है। देखा जाए साधारण कार्य की अगर बात करें हैंडबंस की, तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि ऊपर लिखे इनपुट और आउटपुट कार्य के अतिरिक्त एलिमेंट और पैवल्स ने कई विचार दिए, यानी उनका विचार साधारण फंक्शन भी था, जिसके अंतर्गत पहला देखें तो प्रणाली की क्षमताओं का विकास, ग्रोथ ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ सिस्टम, यानी प्रत्येक राजनीतिक प्रणाली की कार्य करने की क्षमता होती है, जो प्रणाली को प्रदान किए जाने वाले निवेश पर निर्भर करता है। कहते दिन प्रतिदिन राजनीतिक प्रणाली द्वारा पूरे किए जाने वाली मांगों को जो है सूची लंबी होती रहती है, जिनकी पूर्ति के लिए राजनीतिक प्रणाली
द्वारा अपनी क्षमताओं का विकास भी किया जाना आवश्यक होता है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राजनीतिक प्रणाली योग्य व्यक्तियों की भर्ती भी करती है, करने लगती है और उन्हें सुचारू रूप से इकट्ठा भी करती है। देखा जाए तो भर्ती भी करना, इकट्ठा भी करना प्रणाली की क्षमता का महत्वपूर्ण विकास है और इस सब के राजनीतिक प्रणाली की क्षमताओं में वृद्धि होती रहती है, जो काफ़ी साधारण बात है। उसके पश्चात आता है परिवर्तन प्रक्रिया, कन्वर्शन प्रोसेस। हमने पीछे पढ़ा है कि प्रत्येक राजनीतिक प्रणाली निवेश को निकास में बदलने की प्रक्रिया करती है, यानी प्रत्येक राजनीतिक प्रणाली निवेश को निकासों में बदलने की क्रिया करती है, जिसे हम राजनीतिक प्रणाली की क्षमता और निवेश को निकाय में बदलने की परिवर्तन प्रक्रिया के बीच गहरे संबंध का अध्ययन करते हैं। यानी देखा जाए तो परिवर्तन प्रक्रिया काफ़ी महत्वपूर्ण है। इवन देखें तो राजनीतिक प्रणाली की क्षमता ही उसे निवेश की निकाय में बदलने की योग्यता भी रखता है। अगर अगले पॉइंट की तरफ हम नज़र करें तो कहते हैं प्रणाली शोषण और रूप अनुकूलता कार्य, यानी सिस्टम ऑफ मेंटेनेंस एंड अडॉप्टेशन ऑफ फंक्शन। जैसे मोटर कार को ठीक तरह चलते रहने के लिए हमें समय समय उसकी सर्विस करवानी पड़ती है, उसका तेल और पुर्जे आदि बदलते रहना पड़ता है, उसी तरह हमें राजनीतिक प्रणाली की कार्य योग्यताओं को बनाए रखने के लिए उसका पालन पोषण भी करना पड़ता है, क्योंकि राजनीतिक प्रणाली के पालन पोषण का अभिप्राय विभिन्न पदों के लिए योग्य व्यक्तियों की भर्ती और उचित प्रशिक्षण आदि देना ही पड़ता है। नहीं तो सुचारू रूप से हमारा राजनीतिक प्रणाली नहीं चल पाएगी। कई बार ज़रूरत के अनुसार नए पद स्थापित किए जाते हैं और उनके लिए नए योग्य व्यक्तियों की भर्ती भी की जाती है। यदि राजनीतिक प्रणाली का समय समय पालन नहीं किया जाता है और उनमें भी नई स्थितियों और नई चुनौतियों के अनुसार परिवर्तन नहीं किया जाएगा तो राजनीतिक प्रणाली ठीक तरह से काम नहीं करेगा और इससे सारा मापदंड बदल जाएगा और सारे चीज़ें बदलता हुआ रूप ही हमें नजर आएगा और सबको एलिमेंट और प्रवेश अपनी पोषण और रूप अनुकूलता कार्य कहते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि निष्कर्ष की बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि ऊपर लिखित विचारों को पढ़ने से हम इस बात को समझ सकते हैं कि राजनीतिक प्रणाली को निवेश और निकाय कार्य से अतिरिक्त कुछ साधारण कार्य भी करने पड़ सकते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप परिणत क्षमता का विकास होता रहता है। परंतु यहाँ यह बात याद रखनी भी आवश्यक है कि निवेश और निकास कार्य प्रत्येक प्रणाली की क्षमता पर निर्भर करता है। जैसा व्यक्ति वैसी कार्य प्रणाली और स्थिति के अनुसार राजनीतिक प्रणाली को इनके कार्य में परिवर्तन भी होता रहता है। अंततः सभी राजनीतिक प्रणाली के निवेश और निकाय कार्यों को एक सार सूची तैयार नहीं की जा सकती। जितनी किसी राजनीतिक प्रणाली की क्षमता अधिक होगी उतनी ही राजनीतिक प्रणाली कार्य भी अधिक होंगे। तो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था, हमारे समक्ष चैप्टर भी काफ़ी महत्वपूर्ण था और इसके साथ हमारा चैप्टर भी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा तो जितना हो सके शेयर करने की भावना आप में बरकरार होना चाहिए। और एक बात जिसको आपको भूलना नहीं है कि वीडियो पूरा देखिए, स्किप करके ना देखिए, जो कि त्रिपाण चंद्र हमेशा कहता है। कारण ये होता है कि अगर आप वीडियो आगे बढ़ा के देखते हो तो आप इसकी गुणवत्ता से अछूते रह जाते हो और कई बात आपको मिस हो जाता है। इसलिए त्रिपाण चंद्र हमेशा कहता है कि वीडियो को आगे बढ़ा के ना देखें, क्योंकि ये शब्द है, ठीक है, ये फिल्म नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको ज्ञान का मार्ग खुलेगा, न कि आपको एंटरटेनमेंट होगा। ये एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये सिर्फ समझ के लिए है, एग्ज़ाम के लिए, पढ़ने के लिए है। आप बेशकली शेयर ना कीजिए, ये आपकी भावना है, लेकिन वीडियो पूरा देखिए। वीडियो देखिएगा तभी हर बात को समझ में आपको आएगा और समझ में आएगा तो एग्ज़ाम में आप अच्छा से अच्छा कर पाओगे। दोस्तों ये तो कम से कम आपकी बात है। अगर आप अपनी बातों के लिए अपनी बातों को रूल रेगुलेशन में नहीं करेगा तो कहाँ से बात चलेगा। मैं शेयर करने के लिए कहता हूँ तो चलिए त्रिपाण चंद्र के लिए आप शेयर करोगे, लेकिन देखने की बात कर रहा हूँ, पढ़ने की बात कर रहा हूँ, तो ये तो आपके लिए है। अगर आप अपनी बातों के लिए भी समर्थक नहीं रहते हो तो कैसे आगे बढ़ेगा। क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर ये वीडियो अगर आपको समझ लगती है, अच्छा लगता है, तभी देखिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है, स्किप करके देख रहे हो आगे बढ़ के, तो कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर त्रिपाण चंद्र का मकसद ही ख़राब हो जाएगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप जब एग्ज़ाम में बैठो तो इधर उधर मत देखो। आप जब बैठो पेपर देने के लिए तो आपको सभी आंसर क्वेश्चन आपको दिमाग में बैठा पड़ा रहे और आपको एक सेकंड भी ना मिले इधर उधर देखने की। ये त्रिपाण चंद्र चाहता है और इससे ये होगा कि बच्चे सही ढंग से आगे बढ़ेंगे और अच्छा हमारे देश का विकास होगा। और यही त्रिपाण चंद्र का मेन मकसद है।
ठीक है। और पहली बार आए हो मेरे वीडियो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो जाके चलो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है आने वाला समय में आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता ही होगा कि तिरपान सेंटर 8th क्लास से लेकर MA तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर प्लेटफॉर्म देता है, जहाँ पर सारे वीडियो आपको लिए प्रतीक्षा करता है। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, तिरपान सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए।